नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। हम निशांत वर्मा जी के साथ हैं। निशांत वर्मा जी स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और बिल्कुल निर्भीक और निष्पक्ष टिप्पणीकार हैं। और निशांत वर्मा जी के साथ बातचीत करने में इसलिए अ, अच्छा लगता है क्योंकि वो किसी पक्ष का साथ नहीं देते, सत्य का साथ देते हैं। निशांत जी, आपका स्वागत करने के साथ आपसे एक प्रश्न भी मैं पूछ रहा हूं जिससे हम दोनों बातचीत का आरंभ करें। वो है कि आखिर देश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है का मतलब कितनी चीजें हैं जो लोगों को मालूम है, कितनी चीजें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है, कितनी चीजें हैं जो जानबूझ के छिपाई जा रही हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? और खासकर जिस प्रोफेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूं, हम अपने फर्ज को भूल गए हैं क्या? जो मीडिया का बुनियादी फर्ज है, लोगों को जानकारी देना। तो ये जो क्या हो रहा है देश में, इस लाइन को देख करके आप क्या कुछ कहें, बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे? नमस्कार दर्शकों और लाउड इंडिया टीवी। संतोष जी, आप लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत सार्थक है ये लाइन कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक परिवार के अंदर जब कुछ भी होता है तो हम सबको पता रहता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इस बड़े परिवार यानी कि देश के अंदर क्या और क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं कुछ बहुत बारीक एग्जाम्पल शुरुआत में दे दूं, एक दो, बाकी हम्म। चर्चा में फिर हम्म। आगे। उदाहरण के तौर पे आज की तारीख में भारतवर्ष में क्या हो रहा है ये बताने का जिम्मेदार आजकल मीडिया बन गया, जबकि ये हम्म। एक सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, कि वो अपने लोगों को बताए कि उनके राज्य में अथवा देश में क्या हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया और फैला हुआ निरंकुश सोशल मीडिया, जो ये बताता है कि क्या क्या और कैसे हो रहा है। अब इसके अंदर एक उदाहरण देखें तो कोरोना वायरस, पूरी दुनिया में कोरोना हम्म। वायरस का कहर है ये माना जाता है। संतोष जी, हम जानते हैं कि भारत के अंदर कोरोना वायरस को लेकर के कितनी ज्यादा गहराई से भारत सरकार ने एनडीएमए मार्च के अंत में 2020 में लगाई। यानी कि क्या हो रहा था कि सरकार और सरकारें इतनी सजग हो गई थी, और आज देखिए क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। इसी तरीके से भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या थी, क्या हो गई, और कोरोना की आड़ में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। तो आज ये कुछ उदाहरण दिए जिनका आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ओपिनियन रख सकूं। परंतु आपकी बात, ये लाइन इस प्रोग्राम की बिल्कुल सार्थक है। क्या हो रहा है? जब जब आपने कोरोना की बातचीत की, तो कोरोना के ऊपर जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि जब 400 केस अपने देश में थे, उस समय हमने सारे देश को इतनी गंभीरता के साथ कर्फ्यू का संदेश दिया। हमने संदेश दिया कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन हुआ। पर सरकार ने ये समझाने की कोशिश नहीं की कि लोगों को क्या करना चाहिए। टेलीविजन के ऊपर प्रधानमंत्री ने जितना भाषण दिया उतना ही, लेकिन अगर लोगों को ये समझाने की कोशिश होती कि इसमें सावधानियां उससे ज्यादा बरतनी है जो आम वायरल फीवर में बरती जाती हैं, शायद ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जितने संगठन थे जो अपना दावा करते हैं कि हम देश में किसी भी आपदा के समय, विपत्ति के समय हम सेवा करते हैं, जैसे मेरा इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ है। संघ इस पूरे संकट काल के दौरान, कोरोना जब से शुरू हुआ और अब जब हम 30 लाख क्रॉस कर चुके हैं, वो कहीं जमीन पे नजर नहीं आ रहे हैं। और न ये पता है कि संघ ने सच्चा या झूठा कोई काम किया कि नहीं किया, क्योंकि जिस पार्टी के पास बूथ लेवल के वर्कर हों,
मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, आज बूथ लेवल का वर्कर हो और जिसके पास संघ जैसा संगठन हो, जो कहें कि हमारी गांव-गांव में शाखाएं हैं, वो लोग जमीन से इस आपदा के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय गायब रहें और देश 400 से 30 लाख पहुंच जाए। 30 लाख का मतलब हम ब्राजील को भी क्रॉस कर रहे हैं। 30 लाख का मतलब हम कोरोना में की दौड़ में हम अमेरिका को पछाड़ने के रास्ते पे पहुंच चुके हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है कि संघ चुपचाप बैठा है। और इतना ही नहीं, जो स्वयंसेवी संगठन है, मैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाते हैं कि सचमुच किसी के पास कोई कार्यकर्ता है या नहीं, या उनकी इच्छा भी है कि नहीं। लेकिन संघ तो हमेशा ये क्लेम करता है निशांत जी कि हम तो आपदा के समय खड़े होते हैं, बाढ़ के फोटो दिखाते हैं, किसी सूखे के समय के फोटो दिखाते हैं, हर जगह की शाखाओं के फोटो होते हैं, पर इस आपदा के समय संघ क्यों गायब है, ये मैं संघ के लोगों से भी पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हमको नहीं पता। जो हमारे संपर्क में लोग हैं, हम नेताओं को और बड़े नेताओं को तो जानते नहीं, पर वो गायब हैं। स्वयंसेवी संगठन इस चक्कर में है कि उनको कैसे मास्क बांटने का या सैनिटाइजर बांटने का काम पता चल जाए। जो मैं कहना चाहता हूं इसके आगे, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस देश के 70% स्थानों पे सवेरे इस तरह की भीड़ खड़ी होती है कि 2 रुपए सस्ती हमको सब्जी मिल जाएगी। सब्जी मंडी में आम लोग बिल्कुल मेले की तरह से जुट जाते हैं। अब अगर एक दूसरे के पास रहने से संक्रमित होने का खतरा है, तो ये बात इन लोगों को समझाने के लिए ना सरकार ने कोशिश की, ना आरएसएस ने कोशिश की जो सरकार से जुड़े हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको शाह साहब कहते हैं कि हर बूथ पे 5 लोग हैं। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्यों इन लोगों ने इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर भगवान कहीं है तो कि जो जिएगा जिएगा, जो मर जाएगा मर जाएगा, क्या ऐसी स्थिति आ गई है? संतोष जी, मैं थोड़ा सा इसको शुरुआत से शुरू करूंगा। दिसंबर के अंत आते आते 2019 में चीन देश ने डब्ल्यूएचओ को आगाह कर दिया था कि उसके देश में एक महामारी है। उस महामारी का कोई नाम नहीं था उस समय। उसने कहा था निमोनिया जैसी लगती है और हजारों लाखों की संख्या में लोग बीमार हो गए हैं। अर्थात चाइना हैड इन्फॉर्म्ड डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट दे हैड एन एपिडेमिक, जो कि एक देश के अंदर था। अब हम भारत पड़ोस में रहते हैं चाइना के, और हमारे यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री या कोई एक मंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हमारे यहाँ होते हैं पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स, पूरी की पूरी एजेंसीज, इतनी सारी, जो सरकार को पल पल और पल के अंदर के पल की भी खबर दुनिया भर की देती। चीन के साथ हमारे या पाकिस्तान के साथ हमारे ना केवल सैनिक कारणों से पल पल की खबर रहती है इंटेलिजेंस की, लेकिन चीन एक ऐसा देश रहा है जहां से दुनिया भर में कई बीमारियां पहले भी आई हैं। तो हमारे यहाँ इतनी एजेंसीज हैं, सरकार के इतने सारे कान हैं, आंख हैं, नाक हैं, कि उन्हें ये पता था दिसंबर के अंत में कि कुछ तो गड़बड़ हुई है चीन में। आया जनवरी का महीना। जब जनवरी का महीना आया तो मैं ये दोबारा बता देता हूं दर्शकों को, सबको पता है, एक लय में जा रहा हूं कि जनवरी के अंत तक में डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी को, जिसका नाम नहीं पता था, उसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, यानी वैश्विक स्वास्थ्य इमरजेंसी उसको डिक्लेयर कर दिया था। क्या मेरी भारत, अब मैं जनवरी में हूं, क्या भारत की सरकार को यह चीज नहीं पता थी? पता थी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ, एक मिनट एक यूनाइटेड मिनट नेशन। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 30 जनवरी को केरल में पहला ऐसा व्यक्ति पाया गया था जो इस बीमारी से संक्रमित था। 30 जनवरी जी डेट है, सरकारी डेट है कि जी। जब पहला केस मैं हिंदुस्तान में डिटेक्ट हुआ। जी मैं उस चीज में, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मैं
पहला केस या उसके बाद के केसेस पे अभी नहीं जा रहा। मैं तो अभी सरकार की तारीफ कर रहा हूं कि जब दुनिया भर के अंदर कोरोना, जो उस समय नाम नहीं था, लेकिन उस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया था और सारी दुनिया उस पर चिंतित थी, तो हमारी भारत सरकार को सब कुछ पता था। ये मैं पहली बात अंडरलाइन कर रहा हूं। फिर आया फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में भी भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। और जब मैं कहता हूं कोई कदम नहीं उठाए, अर्थात कुछ देशों से आने वाली फ्लाइट से आने वाले लोगों के कनपट्टी पे थर्मल चेक करना, ये कोई तरीका अगर था तो ये कोई तरीका नहीं था। कहने का मतलब यह है कि फरवरी के महीने में जब तक नमस्ते ट्रंप नहीं हो गया, तब तक ना तो इस देश के अंदर किसी भी संस्था ने इस महामारी को, जो दुनिया भर में फैल चुकी थी और डिक्लेयर्ड थी, उसको सीरियसली लिया। और यदि लिया तो मेरे ख्याल से प्रशासन को राजनीतिज्ञों ने दबा दिया, क्योंकि बहुत सारे इंक्लूडिंग नमस्ते ट्रंप जैसे आर्टिकल आइटम बाकी थे। फिर आप आए मार्च के महीने में, और यहां से आती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कि मार्च के महीने में शुरुआत में जब ट्रंप अमेरिका पहुंच चुके थे और अमेरिका के अंदर बहुत बवाल मचा था कि वहां के राज्यों के गवर्नर और अमेरिका के बीच में एक रसाकशी शुरू हो गई थी कोरोना को लेकर के, और वहां के राज्यों ने अपने आप लॉकडाउन शुरू किए, बच्चों को घर में रखना शुरू किया इत्यादि। तब जाकर के भारत के अंदर पहली बार कोरोना को लेकर के बातचीत शुरू हुई। और जब तक सरकार ने नहीं शुरू करी थी, हमारे प्रिय भारतीय अधिकांश मीडिया ने सिवाय एक आध चैनल के कोरोना को कोई तवज्जो नहीं दी। अब आते हैं 13 मार्च। 13 मार्च 2020 एक ऐसा इंपॉर्टेंट दिन था भारत के इस कोरोना काल के इतिहास में। मैं कुछ चैनल्स पे उस दिन अपीयर भी हुआ था। संतोष जी, ये वो तारीख थी 13 मार्च 2020 जिस दिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना भारत में इमरजेंसी नहीं है ये डिक्लेयर किया था। और जिन चैनल्स पे, राष्ट्रीय चैनल्स पे हमने बहस करी थी उस रात को, अलग अलग चैनल्स पे बड़े बड़े लोगों ने आकर के ये कहा था कि अप्रैल की शुरुआत तक कर्व फ्लैटन होके डिप हो जाएगी। आई मीन इस तरीके की बातचीत जो है वो बेपेंदी के लोटे जैसी थी, पता नहीं कहां जा रही थी, फिर भी लोग कर रहे थे। अब आप देखें, 13 मार्च की मैंने आपको बात बताई, इसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट डेट आती है, और ये ध्यान दीजिए दर्शकों, 13 मार्च 2020 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को इमरजेंसी नहीं है बताया, और 15 मार्च को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री सार्क के जितने भी देश हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये बता रहे थे उन देशों के प्रतिनिधियों को, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो वहां के, कि हम किस तरीके से कोरोना को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम किस तरह की लैब्स बना रहे हैं, हम किस तरीके से सार्क देशों और अन्यथा पूरी दुनिया की मदद करेंगे। हमें मिलकर के एक कोविड-19 के ऊपर फंड क्रिएट करना चाहिए जिसमें करोड़ों अरबों रुपए डाले जाएं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। 13 मार्च, ये आया 15 मार्च। अब 2 कदम आगे चलते हैं। 15 मार्च को इतना करने के बाद, जबकि भारत में तो कोई इमरजेंसी थी नहीं भारत सरकार के हिसाब से, 19 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री टीवी पे प्रकट होते हैं रात को 8 बजे, और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि जनता कर्फ्यू रविवार के दिन लगाया जाए, और जिसको सहर्ष पूरे देश ने बिना किसी पार्टी की लाइन पकड़े हुए, कि किसी राजनीति को नहीं पकड़े हुए, ये समझते, सोचते और जहन में लेते हुए कि प्रधानमंत्री जी शायद पहली बार, कई लोगों को तो ऐसा लगा, मुझे भी ऐसा लगा कि पहली बार एक ऐसी अच्छी बात कर रहे हैं जिसको मान करके शायद देश का पहली बार कुछ वो भला करें। लेकिन हुआ क्या, उस दिन सबने तालियां बजाई, थालियां बजाई। मैं आगरा में था एक होटल में, और जबरदस्ती दूसरे दिन वापस में वहां से भेजा गया था कि भैया सब बंद हो रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि जनता कर्फ्यू किस मुस्तैदी से लोगों ने लगाया,
उसका अंत ये आया कि 25 मार्च से इस देश में कंप्लीट लॉकडाउन मोदी जी ने करा दिया। देखिए 13 मार्च से लेके 15 मार्च, और 15 मार्च से 19, और 19 से 25, इन 12 दिनों के अंदर इस देश का क्या हुआ? देश के दिमाग, लोगों के दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा कि ये 12 घंटे का वायरस है क्या? क्या ये हेल्थ इमरजेंसी है भी या नहीं? आज तक भारत सरकार ने, संतोष जी, इस देश को ये नहीं बताया, अभी तो हम शुरुआत पे फैले हुए हैं, कि 13 मार्च को जो इमरजेंसी नहीं थी वो 25 मार्च को इतनी भयावह परिस्थिति कैसे हो गई कि पूरे देश को लॉकडाउन कर। तीसरी बात आती है जो लोगों को नहीं पता है कि 25 मार्च को पूरे देश को जब जॉल्ट देके, एकदम झटका देकर के बंद किया गया, ये उसी समान होता है जिस तरीके से दो ट्रेनें आपस में भिड़ जाएं 200-200 किलोमीटर बिल्कुल की स्पीड पे बिल्कुल आते हुए। बिल्कुल। ये इस तरीके की जो परिस्थिति भारत सरकार ने खड़ी करी बिना वजह, क्योंकि अगर वजह होती तो 13 मार्च को कोई नहीं कहता कि नो इमरजेंसी है कोविड-19। आज तक उस स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया गया। तो हुआ ये कि बल्कि 25 बल्कि मार्च बल्कि बल्कि एक मिनट, बल्कि बीच में एक चीज और हुई निशान जी, जो आपको जो आप बता रहे हैं उसमें मदद करेगी। इस बीच में संसद का सत्र हुआ, और संसद के सत्र में इस बीमारी का, कोरोना का, बकायदा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से मजाक उड़ाया गया कि जी खामोखा लोगों के बीच में हैवोक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। समझ में नहीं जी आता मुझे कि हमारी संसद में बैठे हुए लोग, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद शामिल थे, ये मजाक संसद के भीतर उड़ा जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे। ये कैसा हमारा बिल्कुल देश है कि बिल्कुल हम मैं देश के प्रति कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी जी। बात को मैं बिल्कुल सराहना रखता हूं कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष के लोगों का मजाक उड़ाया था कोरोना को लेकर के। शिवराज सिंह चौहान ने, तत्कालीन सीएम मध्य प्रदेश, का मजाक उड़ाया था कोरोना को लेकर। और ये तो राजनीति की बातें हैं, ये लोग शायद कोरोना प्रूफ हैं। और तो और योगी आदित्यनाथ चले गए थे रामलला की मूर्ति को यहां से वहां रखने के लिए 50 लोगों के साथ। मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको शायद इन्होंने ये मान लिया था कि हम तो पॉलिटिशियन है, हम तो चीफ मिनिस्टर है, हम बड़े नेता हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर आगे चल करके, मैं कट शॉट एकदम से बाहर जा रहा हूं कहने के लिए कि फिर देखिए ये स्वर्गीय चेतन चौहान के साथ क्या हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। आप देखिए कि इस समय भारत के गृह मंत्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और उससे पहले मेदांता में क्या कर रहे थे। यानी हमको ये समझना पड़ेगा। मैं वापस आता हूं उस चीज पे कि मार्च के एंड तक, 25 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। संतोष जी, मार्च के अंत में इस देश के अंदर एक कानून इन्वोक किया गया जिसका नाम है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इन्वोक किया गया, उस कानून के चेयरमैन, उसके तहत उसमें जो चेयरमैन है वो है भारत के प्रधानमंत्री, और इस समय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री। जब एनडीएमए एक्ट इस देश में लगता है, शायद ही किसी मीडिया हाउस ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये बोलेंगे नहीं, भारत की सरकार ये बताएगी नहीं, शायद ही किसी मीडिया हाउस ने, क्योंकि मीडिया से लोगों को खबर मिलती है, हम तो यही मानते हैं, ये बताया हो कि इस समय राज्यों की, कॉरपोरेशन की, पंचायत की जितनी जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जितनी जिम्मेदारी है देश को संभालने की, उससे एक कदम ज्यादा जिम्मेदारी है भारत के प्रधानमंत्री अकेले की, क्योंकि वो चेयरमैन है बिल्कुल। एनडीएमए के। और उस चीज से बचने के लिए कि एनडीएमए की जिम्मेदारी को कम से कम बताया, दिखाया, समझाया जाए, आप देखते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 इत्यादि के अंदर राज्य सरकारों पे, कॉरपोरेशंस पे, पंचायतों पे, और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड नहीं है उनको किस तरीके से घेर करके उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, बस सिर्फ इसलिए कि मोदी जी का कहीं गलत दिख ना जाए। यानी जो ये आज का कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, मोदी जी को बचाने के लिए देश का एक वर्ग, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो पहले भारतीय है, उसके बाद वो कुछ और पार्टी के लोग, क्या ये लोग एक उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश में है? हो क्या रहा है? उस एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में है जो वैसे भी दिखाता था कि हमारे यहाँ तो फेडरल सिस्टम होना चाहिए, एक आदमी चलाना चाहिए पूरा देश। लो, मौका आया तुम्हारे पास, तुमने देश डुबो दिया। और मैं क्यों कहता हूं देश डुबो दिया, इसके मैं आपके 2-3 उदाहरण रख देता हूं। एनडीए में लगा मार्च के अंत में,
अप्रैल के महीने के अंदर हमने क्या देखा? अप्रैल के महीने के अंदर हमने देखा कि लोगों के पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं, स्कूल कॉलेज तो बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई, और मिला लोगों को तो सिर्फ एक चीज, लाठी पुलिस की। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने राज्यों की सरकारों को यह कहा था कि पुलिस वालों को यह कहें कि जो आदमी बाहर मिले उसको लाठी मारो। तो मैं चाहता हूं कि आज अमित शाह को भी लाठी मारी जाए। मैं तो चाहूंगा, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर हर कोरोना के अंदर ऐसे व्यक्ति जिसने किसी भी उस समय के और आज के भी एनडीएमए कानून आज भी लगा हुआ है, अगर किसी ने ये किया है कि जिसकी वजह से उसको खुद को कोरोना हुआ या लोगों को हुआ, तो मेरे ख्याल से शिवराज सिंह चौहान से लेकर के जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, सबको पुलिस का वही व्यवहार मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इन्होंने गरीबों को, इन्होंने एक आम इंसान को ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने जो कदम उठाए हैं वो इतने सुदृढ़ हैं कि अगर आपने नहीं माना तो कोरोना, क्योंकि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी, ये 21 दिन में हराने वाले थे। लेकिन भारत की अधिकांश जनता जानती थी कि जो व्यक्ति 100 दिन का काला धन वापस लाने का वादा करे, जो व्यक्ति 50 दिन के अंदर नोटबंदी की बातों को खत्म हो जाने का और देश वापस ठीक लाइन पे चलने का वादा करे, वो इन 21 दिनों की क्या बात करे। मुझे याद पड़ती है 14 अप्रैल की तारीख, संतोष जी, 14 अप्रैल 2020, लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए, लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 आने के लिए मोदी जी फिर प्रकट हुए थे टेलीविजन पे। और जब जब मैं वो रिकॉर्डिंग को देखता हूं, मुझे मोदी जी पे कायदे से गुस्सा आता है। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये महामारी जो है ये कंट्रोल में नहीं आ रही और भारत के अंदर कंट्रोल में लानी पड़ेगी, नहीं तो उन्होंने कहा था कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। हम सबको याद है कि 25 मार्च 2020 जब लॉकडाउन हुआ, तकरीबन 550 कोरोना पॉजिटिव मरीज इस देश में थे। ये गिनती टोटल की थी। और ये कहा गया था 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीवी पे प्रकट होने के बाद कि अब और कठोर कदम उठाए जाएंगे। कट टू, वो कठोर कदम आज 30 लाख मरीज होने के बाद कहां है? आपने डंडे मारे लोगों को, आपने घर में बंद करके रखा, आपने नौकरी नहीं करने दी, आपने धंधे बिजनेस दुकानें नहीं चलने दी, आपने कहा कि मैं गरीबों के जन धन अकाउंट में पैसे डालूंगा, गरीबों को मैं खाना पदार्थ घर तक पहुंचाऊंगा। गरीब क्यों, बाकी गरीबी तो हमारा सबसे बड़ा तबका है इस देश के अंदर, बाकियों को भी आप पहुंचाइए। आज संतोष जी 30 लाख कोरोना मरीज की संख्या क्रॉस होने के बाद 55-56 हजार से अधिक भारतीय सरकार के आंकड़ों बताते हैं कि कोरोना को वो कहते हैं कि मृत्यु हुई है। ये भारत सरकार आज की तारीख में मोदी जी का चेहरा कहां छुपा के बैठी है? जो एनडीएमए के चेयरमैन हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। मेरे कंपनी के अंदर एक मैनेजर अगर 6 महीने तक सेल्स खराब करता है तो साहब मैं उसको नौकरी से निकालता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अब तुम इसको ठीक करके दिखाओ। तो जिस व्यक्ति ने, और व्यक्ति ने, ये व्यक्ति विशेष की, माफ कीजिएगा 30 सेकंड, व्यक्ति विशेष की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को लेके। ये आपके सामने कोरोना काल का मौका है, जिम्मेदारी एनडीएमए के चेयरमैन की है। इस देश को गर्क में ढकेलने का काम एनडीएमए के चेयरमैन ने किया। खुशनसीबी है। मैं इसको एक दूसरी तरीके से देखता हूं, जो मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूं, दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि जब हम प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति कोई विद्वेष या उन्हें गलत नीचा दिखाने का मंशा नहीं होती। हमारी चिंता ये है कि इस देश को पिछले 7 साल में हमने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया है कि जिसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं। किसी मंत्री से बात कीजिए, पीएमओ, जिससे भी बात कीजिए पीएमओ, मैसेज कहां से आ रहे हैं? पीएमओ से। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो हम प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा रखते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का एक तरीके से मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, अब जब सारी चीजें उसके हाथ में हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं है नहीं, क्योंकि कोई भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री कहीं पर भी घूमता हुआ नहीं दिखाई देता, कोरोना को मॉनिटर करता हुआ, कोरोना के बारे में सावधान करता हुआ या
सिस्टम को रेगुलेट करता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए जब प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, वो बड़े कष्ट से लेते हैं कि प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। निशांत जी संतोष ने जी, जिसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री इसका जिम्मेदार है, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री इसलिए जिम्मेदार है, उन्हीं की बात में जोड़ता हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी समस्या, बाकी समस्याओं के ऊपर हम बाद में आएंगे, पर सबसे बड़ी आज की समस्या जिंदगी और मौत की कोरोना है। कितने गरीब मर गए। मैं अब बंटवारा कर रहा हूं, जहां पर हम पहुंच गए हैं कि 70% एक तरफ है, 30% एक तरफ है। उस 70% के लिए जितनी सुविधाएं, जितनी चीजें, चाहे वो रेल हो, रोजगार के साधन हो, कुछ हो, उनका कहीं जिक्र नहीं है। 30% के लिए सारी चीजें घुमाने की कोशिश हो रही है। निशांत जी, आप कुछ बीच में कह रहे थे जब मैं प्रधानमंत्री जी को लेकर कह रहा था तो। जी संतोष जी, आप तो सांसद रहे हैं, आपने तो सरकारों की फंक्शनिंग पार्लियामेंट में बैठ करके देखी है। जहां तक मैं समझता हूं और देश समझता है, ये मैं खाली रिपीट करने के लिए कह रहा हूं कि कोई भी सरकार जो होती है उसको चलाने का जिम्मा जो होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में होता है। एक पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री होती है जिसमें हेड प्रधानमंत्री होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति को अपनी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से। अब हमने भारत के अंदर ये देखा है कि प्रधानमंत्री को हम लोग, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो पहले या आज का, कि सरकार के अंदर बाकी मिनिस्टर से हम एक कदम ऊपर मानने लगे, जबकि वो खाली रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरे ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज का। जो हमारे संवैधानिक तौर पे जो सरकार चलाने का सिस्टम होता है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसमें मेरे ख्याल से, और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं यदि गलत है, तो सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर के अपनी अपनी मिनिस्ट्री को चलाते हैं और एक सूत्रधार होता है जो राष्ट्रपति और अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में सूत्र रखता है, और प्लस देश का एक प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मैं याद करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के समय की बात हो, इन लोगों ने उसको एक शेप दे दी है। इन लोगों ने बना दिया है उसको, प्रधानमंत्री को, खास करके एक ऐसी मूर्ति कि बस देश के सारी चीज के कर्ता धर्ता यही है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की इस लॉजिक को आगे बढ़ाता हूं, बजाय कॉन्ट्रडिक्ट करने के, जो मैं करता हूं, संविधान खुद करता है, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की लॉजिक से, आरएसएस की लॉजिक से, कि प्रधानमंत्री ही सब चीज के कर्ता धर्ता हैं, तो अच्छाई के कर्ता धर्ता भी अगर प्रधानमंत्री हैं, तो सिक्के की दूसरी साइड होती है बुराई, उसके भी कर्ता धर्ता सिर्फ प्रधानमंत्री है। आई मीन यू कैन नॉट से, इस देश के अंदर कोई नहीं ये कह सकता कि अच्छे कामों के लिए श्री नरेंद्र मोदी को योगदान माना जाएगा, और जितने भी बुरे काम इस सरकार ने किए उसके लिए आप किसी मिनिस्टर को पकड़ लेंगे या किसी अधिकारी को, नहीं, वो भी नरेंद्र मोदी ने ही किया, क्योंकि ये आपकी बनाई लॉजिक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो असंवैधानिक सोच लोगों में डाली गई, सरकार को एक व्यक्ति नहीं चलाता है, सरकार के लिए पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री होती है, इतने सारे मिनिस्टर्स अपना अपना महकमा चलाने के लिए होते हैं। और ये कहना, ये दिखाना कि देखिए प्रधानमंत्री हैं तो वो सबसे बड़े हैं, वो सिखा रहे हैं देश को स्वास्थ्य क्या होता है, साइंस क्या होती है, फौज क्या होती है, माफ कीजिएगा, बादलों के नीचे से और ऊपर ले जाने के लिए हमारे पायलट्स बहुत होशियार हैं। हमने देखा है किस तरीके की बेवकूफी वाली बातें हो जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो सोच इस देश में डाल दी गई है कि प्रधानमंत्री सबसे ऊपर, प्रधान सेवक कहते हैं वो अपने आप को, यानी कि वो सबसे बड़े सेवक हैं अगर, तो साहब जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। और खास करके इस कोरोना काल की बात करता हूं, एनडीएमए का कानून लगा है, जिन दर्शकों ने एनडीएमए के बारे में नहीं पढ़ा है, इस प्रोग्राम के बाद पढ़े, काफी लंबा चैप्टर है। एनडीएमए एक्ट लगा हुआ है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं। इस देश की इस समय जो वो चाहते थे, जो बीजेपी वाले चाहते थे और संघ वाले चाहते थे कि सारी की सारी जिम्मेदारी मोदी जी पे आए, आ चुकी है मार्च के एंड से, और वो देश बर्बाद कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। उन्होंने कोशिश करी सब दूसरों पे डाल देने की। इसलिए मैं जिस चीज की मुझे चिंता है, वो चिंता ये है कि इस संकट के समय जब हमें सरकार दिखनी चाहिए, सरकार नहीं दिखाई दे रही है। सरकार सिर्फ पुलिस के कांस्टेबल्स के रूप में जगह जगह लोग खड़े हैं, और वो लोग भी जब मर्जी आती है तब कोई चीज देखते हैं, मूवमेंट के बारे में पूछते हैं, और नहीं तो एक जगह बैठे रहते हैं। इसके अलावा सरकार
इस महामारी के समय नजर नहीं आती। और जब डॉक्टर्स जिस देश में मरने लगे, जिस देश में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरने लगे, क्यों? क्योंकि उनके पास मास्क नहीं है, उनके पास सैनिटाइजर नहीं है, उनके पास पीपीई किट नहीं है। डॉक्टर्स को हड़ताल करनी पड़े, नर्सेस को हड़ताल करनी पड़े। वहां पर भी अगर सरकार अपना वर्चस्व, अपनी कार्यकुशलता नहीं दिखाती है, तो आम नागरिक तो फिर किसके भरोसे है? फिर तो यही माना जाएगा कि आम नागरिक ईश्वर के भरोसे हैं। और आपने उसके मन में ये भावना पैदा कर दी है कि जो होगा सो देखा जाएगा, मर जाएंगे, जी के क्या करेंगे। इस तरीके की एपैथी जो डेवलप हुई है, वो बहुत खतरनाक। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पे, जिसका सबसे ज्यादा प्रचार हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही किया, सोशल मीडिया पे पिछले, पहले तो 20 साल पहले तो था ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया जब से अस्तित्व में आया है, सबसे ज्यादा अगर किसी प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष हुए हैं, चाहे वो कार्टून में हो या व्यंग लेखन में हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोगों की अपेक्षा के ऊपर इस समय ये सरकार खरी नहीं उतर रही है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, ये क्या हो रहा है? ये तो हो गया कोरोना वाला मसला, जो कि जिंदगी और मौत का मसला है। पर दूसरे और मसले जिंदगी और मौत के हैं, जैसे रोजगार किसी को नहीं पता, आत्महत्याएं किसी को नहीं पता, बेरोजगारों की संख्या किसी को नहीं पता, भविष्य हमारा कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, किसी को नहीं पता। और अर्थव्यवस्था को देश में संभाल कौन रहा है? क्या सीतारमण जी? कोई विशेषज्ञों की टीम है? नहीं है। कल मैं लंदन में बात कर रहा था बीबीसी के लोगों से, वो लोग भी यही चिंता कर रहे थे। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, ग्रेट जर्नलिस्ट, वो लोग भी वहां से यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी का जितना भट्टा बैठा है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेके सरकार चिंतित नजर नहीं आती है, सिवाय एक इसके कि बड़े बड़े आंकड़े फेंके। और एक दोस्त ने तो और कमाल की बात बताई, वो निशान जी ये कमाल की बात बताई कि विश्व के दूसरे देश हमारे जो आंकड़े हैं, जिसको डेटा कहते हैं हम, उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करते। और इसीलिए हमारे यहाँ, हम भले ही कहें कि इतना प्रतिशत एफटीआई में, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है, पर कहीं दिखाई तो देती नहीं। अगर दिखाई नहीं देती, रिजर्व बैंक उसको स्वीकार नहीं करता, और खुद अपने प्रधानमंत्री के कहे हुए आंकड़ों को रिजर्व बैंक गलत ठहरा देता है, योजना आयोग गलत ठहरा देता है, बैंक गलत ठहरा देते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है ये, हम कहां से कितना बिगड़ा है, कैसे ठीक होगा मेरी तो समझ में नहीं आता। संतोष जी, इसीलिए तो ये लाइन है कि ये क्या हो रहा है। पर इसकी गहराई में जाने की, आपने जो कहा, बिल्कुल उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। और एक बात समझ लें, अंग्रेजी में एक कहावत है, दर्शकों को भी पता है, यू इलेक्ट मॉन्कीज, यू विटनेस सर्कस। उसका मैं आपको कारण बताऊं कि लोगों को ऐसा लगा, प्रोजेक्शन जो था मिस्टर मोदी के प्रोपागेंडा का अक्टूबर 2013 के ऑनवर्ड्स, कि मोदी जी ने तो पता नहीं गुजरात का कितना विकास कर, कि अब गुजरात तो मतलब स्वर्ग हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा 30 साल का अनुभव है गुजरात का। मैं गुजरात में इतना काम किया है, इतना रहा हूं, सरकार के साथ काम किया है। जब मोदी जी सीएम होते तब भी मैंने ऑब्जर्व किया है, अक्रॉस दी टेबल बैठ करके डिस्कशंस हुए हैं। मुझे पता है कि गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक ढेले का काम नहीं किया। और ये मुझे कैसे पता? आप उनके 13 साल के जो बजट्स हैं, जब वो सीएम थे, वो निकाल के देख लें। अगर आप वो निकाल के देखेंगे नहीं, और सिर्फ अगर कोई सोशल मीडिया में या इंक्लाइंड मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, अगर उसकी तरफ अगर नजर मार करके खाली हेडलाइन देखेंगे, उससे कोई पता नहीं चलता। किसी भी व्यक्ति को उनके 12-13 साल के बजट निकाल के देखना चाहिए। उन्हें पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि जब केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर गुजरात को हटा करके नरेंद्र मोदी को 2001 में बिठाया गया था चीफ मिनिस्टर गुजरात का। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि देश को पहले ये समझ में आए कि उनका बैकग्राउंड खुद का क्या है। 2001 में जब इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था गुजरात का, तब तकरीबन 4000 करोड़ का कर्ज गुजरात पे हुआ करता। और जब इन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया, उस समय उन्होंने स्वाभाविक है कि चीफ मिनिस्टर गुजरात का रेजिग्नेशन दिया था। तब उस समय 3 लाख करोड़ से अधिक
गुजरात पे कर्ज था, जिसमें ये मान के चलिए कि आधे से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट का था, ब्याज का था। मतलब नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर से, देश के अंदर से, दुनिया भर से गुजरात के लिए पैसे उगाए, यानी कि ब्याज पे लिए, कर्ज लिया, और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, और निकल लिए। आज की तारीख में 3.5-4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज गुजरात पे है, और जिसमें आधे से ज्यादा कर्ज ब्याज है, इंटरेस्ट है। ये पर ओरिजिनल यहाँ गुजरात मॉडल। नहीं नहीं पर यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। हमारे देश में मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है। हमारे देश में एक ही मीडिया नहीं है, टेलीविजन भी है, प्रिंट भी है, राज्यों के भी अखबार हैं। देश में भी लोग टेलीविजन देखते हैं। दूरदर्शन को छोड़ दें, मान लें कि ये उस समय तो दूरदर्शन भी था जो मोदी जी के हाथ में नहीं था। इतना सब कुछ जो आप बता रहे हैं हुआ वहां गुजरात में हो रहा, ये राष्ट्रीय स्तर पर न मीडिया ने कहीं दिखाया, न विपक्षी पार्टियों ने, जिनमें विजिलेंट होना चाहिए लोकतंत्र में। क्योंकि जिस देश में विपक्ष कमजोर होगा उस देश में सत्ता निरंकुश होगी ही होगी और एक तरफा फैसले लेगी। तो विपक्ष ने भी इन सवालों को नहीं उठाया। ये ये कमाल कैसे हो गया? क्या विपक्ष भी ब्राइब हो गया था कुछ लोगों के द्वारा? मीडिया भी ब्राइब हो गया था कुछ लोगों के द्वारा? आप अगर गुजरात में हैं तो इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं तो उठाइए। जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। और उस समय जो पक्ष में था, जो सरकारों में थे लोग, उन्होंने क्यों नहीं उठाया, या उस समय के मीडिया ने ये बातें क्यों नहीं उठाई? ऐसा नहीं है, उठाया था। अगर उस समय का 2013 और 14 का मीडिया आप उठा के देखते हैं, चाहे प्रिंट का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, दुनिया भर का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखा गया, और मोदी जी के जो असली चेहरा था उसको दिखाया गया। प्रोपागेंडा इन्होंने ये किया, क्योंकि ये जब बने थे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, वो मेरे ख्याल से गोवा में अक्टूबर 2013 का जो कन्वेंशन था, उसपे अडवाणी जी को तो इसलिए हटाया गया था क्योंकि कई कारण थे, और इनको बिठाया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इनके पास था जो अपने इलेक्शन पे खर्च करवा सकते थे। हकीकत मानिए, इन्होंने जो इलेक्शन मोड के अंदर जाके प्रोपागेंडा किया है, जिसको गुजरात मॉडल विकास की बातें इन्होंने बताई हैं, उस बात का मीडिया में आने वाली चीजों से काफी परे असर रहा। उसका कारण ये था कि जब आप खास करके एंटी इनकम्बेंसी में सफर करती यूपीए 2, और जब आप गांव अलग अलग रैलियों में जाकर के, और भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी कोशिश के साथ कि गुजरात मॉडल को दिखाया जाए, तो सर हम भी जानते हैं कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ऑल्टरनेटिव के तौर पे इस चीज का असर पड़ा। साथ साथ राम मंदिर इत्यादि जो इनकी राजनीतिक हमेशा बातें रहती हैं, इनका असर पड़ा। यूपीए 2 के एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो वोट स्विंग हुआ, उसका इन्हें फायदा मिला। तो 2014 के इलेक्शन मोदी जी ने जीते या यूपीए 2 की एंटी इनकम्बेंसी हारी, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन जो कुछ भी मोदी जी ने प्रोपागेंडा बेस्ड गुजरात मॉडल क्रिएट किया था, वो चीज लोगों को क्लिक कर गई, क्योंकि वो एक ट्रेलर था। ट्रेलर की असली फिल्म आप देख रहे हैं ये लोग। उस ट्रेलर के अंदर अच्छे अच्छे, कभी भी फिल्म का ट्रेलर आता है बहुत अच्छा दिखता है, जब आप 3 घंटा या 2 घंटा जाके थिएटर में बैठते हो, कभी कभी सो भी जाते हैं। इस समय देश सो रहा है उस चीज पे, क्योंकि मोदी जी ने जितना झूठ विकास के नाम पे बनाया और प्रोपागेंडा के थ्रू सीटें जीती, 2014 से लेकर 2019 तक उस चीज के अंदर उन्होंने राज किया। राज करने के उपलक्ष्य में उन्होंने देश को कुछ नहीं दिया। अगर आप सही एनालिसिस करेंगे तो इकोनॉमी से लेकर के किसी भी चीज, एजुकेशन से लेके स्वास्थ्य से लेकर के लोगों की भलाई के प्रोग्राम से लेके, सिर्फ अनाउंसमेंट्स हुए, और उनकी जो प्यारी भाषा है उसके साथ पैकेज उन्होंने दिए, लेकिन करके कुछ नहीं दिया। अब आप कहेंगे तो 2019 के अंदर वो री इलेक्ट कैसे हुए? री इलेक्शन के लिए जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास कई तरीके होते हैं, उनमें से एक पुलवामा भी था। कोई बात नहीं, वो एक चर्चा का विषय है। मैं ये कहता हूं कि ये आए 303 का कैप्सूल, 303 सीटें जीत करके, ठीक है, लेकिन क्या दे रहे हैं देश को, ये ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सीट पे, कुर्सी पे बैठ गए, राइट टू रिकॉल का हमारे यहाँ नियम नहीं है, तो इस देश के अंदर आप कुछ भी चलाएंगे, कतई नहीं।
आपके 5 साल के फेलियर की वजह से हम सब जानते हैं कि ये सरकार बैंकरप्ट हो चुकी थी 2018। तब से ये चारों तरफ से लोन ले रही, लोन लेकर के अपने सरकारी महकमों को चलाने की कोशिश कर रही थी। ये करते हुए 2020 में जब कोरोना काल आया, हमने देखा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाहर से लोन लिया गया। आरबीआई से हमारे पैसे, अर्थात देश के पैसे, हमारे मतलब आपके मेरे देश के पैसे, जिसपे सरकार का कोई अधिकार नहीं है, उसको तोड़ तोड़ करके वहां से ले रहे हैं। और सवाल उठता है कि क्यों ऐसा कर रही, क्योंकि ये वही गुजरात मॉडल है संतोष जी, जिसके अंदर मोदी जी को कमाना नहीं आता। दावे से कह सकता उन्होंने जिंदगी में कभी पैसे नहीं कमाए बिना सरकार के, और जब सरकार में रहे तब भी कभी कमाया नहीं, जो मिला उसको इस्तेमाल किया। और आज की तारीख में इस देश ने, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, इस देश ने पिछले आजादी से लेकर के अब तक जो कुछ भी बनाया, खड़ा किया, जिससे सरकार कमाती है रेवेन्यू, ताकि वो अपने खुद के डिपार्टमेंट चला सके, लोगों का भला कर सके, और जो खर्च बाकी चाहिए अगर उसके उपरांत, तो टैक्स के माध्यम से कलेक्ट कर सके। इन्होंने उस चीज को पूरा तोड़ मरोड़ के सब कुछ टैक्स आधारित कर दिया कि भाई हमारी सरकार तो तुम्हारे दिए हुए टुकड़ों पे चलेगी, हमारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं बेचो बेचो। और बेच बेच करके सरकार इसलिए टैक्स, यानी वो भी एक तरीके का लगान ही वसूल कर रही है, एक तरीके का पैसा खड़ा कर रही है सरकार अपने लिए, ताकि सरकार अपने महकमों को चला पाए। मैं एक उदाहरण देता हूं, कोरोना काल के अंदर लगभग $6 बिलियन से ज्यादा फंड आया भारत के अंदर आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। $6 बिलियन से ज्यादा पैसा, 72,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आया। क्यों आया? उन्होंने ये कहा कि ठीक है मोदी जी, हम भारत को पैसा देते हैं ताकि आप कोरोना से लड़ाई लड़िए। और जैसा संतोष जी ने सवाल में पूछा था, पीपीई किट कहां है, लोगों के पास सैनिटाइजर क्यों नहीं है, 20 सेकंड तक पानी से हाथ धो के लिए साबुन कहां है, इत्यादि। तो ये जो 72,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा रुपया बाहर से आया, संतोष जी मान के चलिए कि इस देश के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए, जिनको भी पेंशन मिलती है, जिनको तनख्वाह मिलती है, इस पूरी सरकार को चलाने में यह पैसा फूक गया, लोगों तक नहीं पहुंचा। ये लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि इस सरकार के पास अपने रिजर्व्स नहीं, क्योंकि इस सरकार के पास अपना रेवेन्यू कमाने का तरीका नहीं, क्योंकि मोदी जी के पास कोई नीति नहीं। मोदी जी के पास कोई नीति नहीं, सब मोदी जी की बात करेंगे, मोदी जी का जवाब मिलेगा। जब मोदी जी इतने बड़े फेलियर हैं, तो आखिरकार देश तो चलाना ही है। तो देश चलाने के लिए चारों तरफ से, मुझसे कई लोग कहते हैं पर ये मोदी जी थे जो बाहर से पैसा लाए, भीख मांगने के लिए जब देश का प्रधानमंत्री आएगा तो पैसा तो मिलेगा। मुझे इसमें क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सामान्य विश्लेषण अगर करेंगे तो हम फिर जल्दी ही किसी डेड एंड पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में हमने अपनी जितनी भी संपत्ति, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जो कमाने वाली संस्थाएं थी, वो संस्थाएं सिर्फ कमाने वाली नहीं थी, चाहे डिफेंस में हो, पेट्रोलियम हो, ये सब युद्ध के समय या राष्ट्रीय संकट के समय जब विदेशी हमला हो, ये देश के खड़े होने की गारंटी थी कि देश को अगर कहीं से कोई पैसा ना मिले तो हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी जो फैक्ट्रीज बनी थी, वो हमें कम से कम उतने हथियार बना के दे सकती है जितने हथियार से देश अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। पेट्रोलियम हो, रेलवे हो। अब रेलवे जिस तरीके से बिकी है, उससे ये लगता है कि गरीब के चलने के भी साधन खत्म हो रहे हैं। अब ये मुझे ले जा रहा है कि सरकार सारी चीज बेचती जा रही है। क्या कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि हिंदुस्तान को प्री 47 सिचुएशन में ले जाओ, जब कंपनी सरकार यहाँ राज करती थी, एक ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाओ जिसमें उसका नियंत्रण दुनिया के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हो, और देश जैसा भारत है, ऐसे देश अगर उनके कब्जे में आ जाते हैं तो छोटे मोटे देशों का गिरना तो बहुत आसान है। क्योंकि आजकल किसी देश पे कब्जा करने के लिए आपको फौज भेजने की जरूरत नहीं है, अगर उसे इकोनॉमी पे आप कब्जा कर लेते हैं। खेती हमारे यहाँ अलाभकारी धंधा हो गया।
2008 में जब एशियन टाइगर गिरा था, जो डाउनफॉल आया था, हम नहीं गिरे थे उसमें, क्योंकि हमारी खेती ने हमको बचा लिया था। अब हमने उस खेती को भी एक तरीके से खत्म कर दिया, अलाभकारी कर दिया, और खेती के लिए, खेती अब संपत्ति बन गई है जिसको बड़े इंडस्ट्री वाले खरीद रहे हैं अपने लाभ के लिए। बेरोजगारी का हल कोई है नहीं, क्योंकि कोई भी हम जितनी भी खबरें इधर देख रहे हैं, इतने हजार लोगों को नौकरी से निकाल दिया, इतने हजार लोगों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी किसी को मिली इसकी बात नहीं है, लेकिन हाँ, कहा जरूर जा रहा है कि नौकरी मिलेगी। अब अगर सारे वो संसाधन समाप्त हो जाएं जहां लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो फिर हम रोजगार के लिए जो एक नया नारा चला है कि दुनिया के लिए सामान बनाओ, दुनिया के लिए सामान बनाने का एक तरीके से वो ढूंढो, क्या कहते हैं, मजदूर। तो हमारा देश दुनिया के लिए मजदूर बन जाएगा, और इसी में हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं सचमुच चिंतित हूं, और मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, हमारे जो मित्र सुन रहे हैं उनसे भी जानना चाह रहा हूं कि क्या ये कोई नई वैश्विक कहानी तो नहीं बन रही है अर्थव्यवस्था की, जिसमें भारत जैसे देश पिछलग्गू हों, सबसे निचले पुर्जे पे आए, लाभ कोई और कमाए, और जैसे अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान में होता था कि यहाँ की सारी संपत्ति अंग्रेजों के पास जाती थी, हम सिर्फ यहाँ पर जीने लायक कमा पाते थे, खा पाते थे। उन्होंने सिस्टम बना रखा था जमींदारों का, राजाओं महाराजाओं का, ब्ला ब्ला। हम कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ मानते हुए कि ये मोदी जी की अक्षमता है? नहीं, मेरा मानना है मोदी जी की अक्षमता नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जैसी चीज है। मैं सवाल छोड़ रहा हूं कि जिससे हमारे जैसे देश उनके नए तरह के उपनिवेश बन जाए, ऐसा मुझे डर लगता है। संतोष जी, एक लीडर, खास करके प्रधानमंत्री हो या भारत सरकार में बैठी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी सक्षमता इस बात से पहचानी जाती है कि जब दुनिया में कॉन्स्पिरेसी चलती हो तो उसके खिलाफ कैसे अपने आप को जीवित, जागृत और जिंदा रख सके। मैं उदाहरण देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है, मोसाड नाम की जो संस्था है, उसने भारत के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचने की कोशिश करी। यहां तक कि अगर जो जैसे विकीलीक्स होता है, वैसे पुराने जो अधिकारियों हैं उनमें से किसी की बात अगर सुन पाए और समझ पाए, कई लोग ऐसा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं संतोष जी कि मोसाड ने जवाहरलाल नेहरू के बाद से लेकर के इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके स्वर्गीय राजीव गांधी से लेके हर एक को कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि किसी तरीके से ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी जो इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ है इत्यादि, उसमें भारत उनका पार्टनर बन जाए। मान के चलिए, मेरा अनुभव, मेरा आकलन ये कहता है कि भारत के किसी भी, क्योंकि जब तक कोई प्रधानमंत्री हरी झंडी नहीं देगा ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी, इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने मोसाड की उस चीज को नामंजूर रखा और उनको यहां तक के भगा दिया। अगर सवाल ये उठ रहा है आज कि क्या कोई वैश्विक कॉन्स्पिरेसी है, तो इसका जवाब तो यही है कि क्या मोदी जी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं? मैं नहीं मानता। उसका कारण यह है कि मैं जैसा आपको शुरुआत में कहा कि एक सरकार किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती। वो अपना प्रोपेगेंडा जरूर दिखाते हैं कि देखो सारे अधिकारियों को मैं बोलता हूं तो काम होता है। आप भी जानते हैं कि राजनीति ऐसे नहीं चलती, सरकारें ऐसी नहीं चलती, राजनीति भले चलती हो, क्योंकि इस देश में पॉलिटिशियंस की लॉबी से ज्यादा स्ट्रांग आईएएस आईपीएस की लॉबी, ब्यूरोक्रेट्स इस देश को चलाते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स मिल गए हैं मोसाड के साथ तो इस कॉन्स्पिरेसी में प्रधानमंत्री को भी शामिल होना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ प्रधानमंत्री शामिल होते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स उनको गिरवा देते हैं। ये तो हमारे देश का नियम है, ये एक क्लियर कट बात है। बात आती है, आपने जो बारीक पॉइंट्स उठाए, मैक्रो पॉइंट्स उठाए, बिल्कुल सही है कि नौकरी, बेरोजगारी यानी कि, और उस वजह से लोगों की हालत। मैं आज एक भ्रम दूर कर दूं उन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तारीफ करते नहीं फिरते। बेरोजगारी पे आप रोज देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, रोजगार है तो भी। क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर, 7-8 सालों के अंदर,
भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में से 750 के लगभग पायलट्स ने इस्तीफा दिया, रिटायर नहीं हुए। भारतीय वायुसेना में पिछले कुछ सालों में 750 के आसपास पायलट्स, विमान चालकों ने इस्तीफा दिया भारतीय वायुसेना से, और 250 से अधिक उन्हीं में से 250 से अधिक को भारत सरकार ने मंजूरी दी प्राइवेट एयरवेज जो भी रही हैं, चाहे अलग अलग कंपनियां होती हैं, उनको ज्वाइन करके अपनी प्राइवेट नौकरी करने के। बेरोजगारी से पहले आप देखिए कि जिस बात पे सेना के नाम पे मोदी, भाजपा ये जो कूदते हैं, ये सेना हमारे साथ है, हम सेना के साथ हैं, देश में सेना सबसे ऊपर है, और सेना को सलाम करो, जो कि हमें बिना बताए सब करते हैं, और सेना के नाम पे राजनीति करने वाले ये नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ पिछले 7-8 सालों के 700 से ज्यादा भारतीय वायुसेना के पायलट ने रिजाइन किया है। 250 से अधिक को इसी भारतीय सरकार ने मोदी जी की प्राइवेट एयरलाइन में नौकरी करने की परमिशन दी है। और हमारी सेनाओं में, भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना में अधिकारियों और सैनिकों की कमी है। और आप नौकरियों की बात करते हैं जो फैक्ट्रियों में या कंपनियों में मिलेगी, ये भारत सरकार अपनी फौज को मोटिवेट नहीं कर पा रही है। लोग सवाल करते तो पिछली सरकार में भी तो कमी थी। भाई, पिछली सरकार में कमी थी, ये सब जानते हैं, लेकिन ये सरकार जो हमारी है, ये तो सेना को अपने से आगे रख करके आपका मन भ्रमित करके वोट लेती है ना। तो फिर ये सरकार भी जब सेना की आपूर्ति तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन जाने वालों को नहीं रोक पा रही है, और इलेक्शन या अदरवाइज खड़े होकर ये भारतीय जनता पार्टी वाले और यहां तक कि मोदी जी सेना पे वोट मांगते हैं, ये रोजगार कहां से देंगे आपको? इनके पास कोई नीति नहीं है। संतोष जी, जो मैं एक लार्जर अम्ब्रेला में समझाने की लोगों को कोशिश कर रहा हूं वो ये कि झूठ जब बोला जाता है तो उसकी आयुष कम होती, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते। जितना भी इस समय चल रहा है, चाहे वो इकोनॉमी को लेके चले, आपने बिल्कुल सही कहा कि विदेश हम पे सवाल खड़ा कर रहा है कि भारत सरकार के आंकड़े क्या चीज हैं, क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, ये क्या हो रहा है? भारत सरकार झूठे आंकड़े दे रही। स्वाभाविक है, आजकल ये कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी गाय, उसकी भैंस। तो आपने सरकार को अपनी गाय बना दिया, और जो आप करवाना चाहते हैं कागजों पे करवा रहे हैं, झूठ बुलवा रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं बार बार सेना का उद्देश्य, सेना का पॉइंट बीच में लाता हूं ताकि इस सरकार की असलियत आप लोगों को मालूम चले, जो ये मोदी और बीजेपी को सेना से जोड़ के देखते हैं। कहां गया वो रक्षा मंत्रालय का कागज कि चीन हमारी जमीन पे बैठा है? सब चुप, बड़े बड़े चैनल, छोटे छोटे चैनल सब चुप हो गए, क्योंकि मोदी जी चीन को पीछे नहीं धकेल पाए। भारत तो धकेल देता है, हम में बहुत दम है, मोदी जी नहीं धकेल पाए। तो ये जितना भी झूठ छुपाने के लिए हमारी देश में जो अर्थव्यवस्था की हालत है संतोष जी, ये आने वाले कई सालों तक नहीं उठेगी, और इसका दोष कोरोना वायरस को मत दीजिएगा। बाकी देशों में भी जीडीपी डाउन है, उनका भी प्रोडक्शन डाउन है, भुखमरी के कगार पे वो देश नहीं दिख रहे। हमारे देश में जहां टेस्टिंग रेट कुछ भी नहीं है, फिर भी 30 लाख मरीज पॉजिटिव निकले। हम भारत के अंदर मुश्किल से 20,000 लोगों का हर 10 लाख पे शायद टेस्ट नहीं करते, लेकिन अमेरिका में तकरीबन 2 लाख लोगों का टेस्ट होता है कोरोना का हर 10 लाख लोगों पे। अगर भारत भी उस रेट पे, उस दर पे अगर टेस्टिंग करने लगे तो जाने कितने करोड़ पॉजिटिव तो आज की तारीख में दिख जाएंगे। ये गलतफहमी में देश ना रहे, ये गलतफहमी में देश ना रहे कि हमारे पास लोग 30 लाख ही कोरोना मरीज हैं, हमारे टेस्टिंग के ऊपर आधारित रहता है। अब इन बातों को छुपाने के लिए जिस तरीके से झूठ दिखाया बताया जा रहा है संतोष, तो आप सोचिए कि मरी हुई इकोनॉमी जो कब्र में जा चुकी है, और इसीलिए भारत सरकार चारों तरफ से पैसे उधार ले रही है और अपनी
खुद की भारत सरकार की जो संपत्तियां हैं उसको प्राइवेटाइज कर रही है, अर्थात बेच रही है। ये वो वेंटिलेटर पे सरकार है जो किस दिन गिर जाएगी, इसको तो गिराने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो अपने आप गिर वही जाएगी सब। क्योंकि इनके पास नहीं, नीतियां नहीं। आप ठीक कह रहे हैं कि लोग तो अब मजाक में ये भी कहने लगे हैं कि अभी तो आपने हवाई अड्डों को लीज पे दिया है, रेल को लीज पे दिया है, आप ऐसे देश बनते जा रहे हैं जिसका कोई नेशनल कैरियर नहीं होगा क्योंकि आप एयर इंडिया को बेचना चाहते हैं। लोग तो ये कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि मजाक बड़ा खतरनाक है। और मैं देश के जो चलाने वाले हैं उनको ये अ, उनको पता ही होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हर चीज की खबर तो देती हैं, फिर उसको एनालाइज करके उसका मतलब निकाले या न निकाले ये सरकार के लोगों का काम होता है, पर एजेंसीज काम करती हैं जितना कर सकती हैं। लोग अब ये कहने लगे कि थोड़े दिनों में ऐसा ना हो जाए कि आप कश्मीर को, बिहार को, इन सबको भी लीज पे दे दो कि चलो 10 साल के लिए हवाई अड्डा तुमको, 15 साल के लिए, वो 50 साल के दिया, 20 साल के लिए तुमको स्टेट दे देते हैं, तुम इस स्टेट की इकोनॉमी ठीक करो और उसमें ये शेयर लो। अब ये मजाक ऐसा है जो मन को परेशान करता है, मन को तकलीफ देता है, दर्द देता है कि वो देश है जिस देश ने सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने की क्षमता हासिल कर ली पिछले 70 साल में। आजादी के बाद हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता था, हम फिर उसको उस जगह ले जा रहे हैं जहां हमारे पास कुछ नहीं है। हम हर चीज अपनी सारी वो फैक्ट्रियां जिनमें उत्पादन होता था, जो हमारे देश का आधार थी, ताकत थी, वो समाप्त होता जा रहा है कुल मिलाकर के। और लोगों के मन में जो शंका घर कर गई है, जिस शंका की वजह से शायद वो ये मजाक बना रहे हैं, डिफरेंट तरह के कार्टून्स, सोशल मीडिया पे जो भी आए यह बाएं तो शाएं सीरियस होता है वो सवाल आप है। डाल दो, अफवाह पैदा करो। ये हमको कहाँ ले जाएगा, ये कहाँ क्या हो रहा है, ये तो सही सेंटेंस है, पर हमें ले कहाँ जाएगा ये। और ये सवाल देश के लोग सोचते नहीं है, जो मुख्य चिंता की बात है कि लोग सोचते नहीं है। और इसी सवाल के ऊपर मैं इस सवाल को भी छोड़ रहा हूं आपके कमेंट के लिए, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को भी इसी सवाल पे खत्म करेंगे कि आखिर लोग इन सारी चीजों की जानकारी क्यों नहीं चाहते, और ऐसा जो हो रहा है ये हमें ले कहाँ जाएगा। निशांत जी। संतोष जी, आपने बहुत सही कहा। मैं अपने तरीके से इस बात को रखना चाहता हूं कि भारत की सरकार जो इस समय मोदी सरकार कहलाती है, रेल बेच रही है, एयर इंडिया बेच रही है, एलआईसी को डिसइन्वेस्ट कर रही है, यानी सरकारी संपत्तियों को वो डिसइन्वेस्ट करके, प्राइवेटाइज करके वो जो हालत खड़ी कर रही है, तो इसमें मजाक की बात नहीं है। कल को सीरियस सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं भारत सरकार कि आप सेना को कब प्राइवेटाइज कर रहे हैं? क्या हम लोगों के यहाँ अंबानी रेजिमेंट और अडानी ब्रिगेड होने वाली है? क्या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अब गिरवी रखा जाएगा? क्या वो दिन दूर है कि प्रधानमंत्री भी प्राइवेटाइज हो जाएगा? क्या हमारे यहाँ सरकारी मंत्रालय प्राइवेटाइज होंगे? जस्ट इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, क्योंकि आरएसएस, जिसको बहुत बड़ा अधिकांश देश कह सकता हूं, आप कहते रहिए 135 करोड़ के आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से क्या 70-80 करोड़ लोग इस देश में जो कहते हैं कि आरएसएस जो है वो देश विरोधी है, क्या आप उसमें से निकले उनके प्रोडक्ट्स आप ये साबित करने को तुले हुए हैं उस मुखौटे के साथ कि आप देशभक्त हैं? नहीं। आप या तो इस देश को संभालने का जो बीड़ा उठाया है उसको संवैधानिक तौर पे पूरा करें सही तरीके से, अन्यथा एजेंसियों को अपने कब्जे में कर लेने से, मैं नाम नहीं लेना चाहता किन किन एजेंसियों को अपने कब्जे में कर लिया, याद रखिए उन एजेंसी में चाहे कोई जज हो, चाहे सैनिक हो, चाहे अधिकारी हो, पहले वो भारतीय है। गुमराह 2 दिन के लिए हो सकता है, तीसरे दिन आपको उठा के फेंक देगा। ये मैं आपसे विनम्रता से कहूं, इससे पहले कि भारत के लोग आपके खिलाफ कुछ कहें, कुछ करें, मेरी विनम्रता से इस भारत सरकार में बैठे
भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह, राजनाथ, और खास करके राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जैसे लोग जो केंद्रीय राजनीति को बहुत पहले से देखते आए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे नालायक अगर निकलते हैं तो आप उनको ठीक करें, इस देश को बिगड़ने ना दें। ये देश खुद को बिगड़ने नहीं देगा। इससे पहले कि मंगल पांडे दोबारा जिंदा हो, हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करें, और नहीं तो चल दें। सही ट्रैक पे तभी आएंगे जब इस देश के विचारवान लोग, इस देश के नौजवान, इस देश के आम लोग जो पीड़ित हो रहे हैं परिस्थिति से, वो लोग भी सोचना शुरू करेंगे कि इनका हल क्या निकल सकता है। लेकिन हम कहां जाएंगे, ये सवाल तो दिमाग को मथ रहा है और डरा रहा है आज की स्थिति को देखते हुए। और निशांत जी ने इसका जो विश्लेषण किया, वो तो और सोचने की सामग्री देता है। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और मिलकर के इससे आगे के जो भी संभावित कदम हो सकते हैं सोचने के लिए, और खासकर विपक्ष को लेकर के एक चर्चा जरूर करेंगे कि क्यों कोई बीच में सोचने समझने के लिए मजबूर करने की सामग्री देने वाला तत्व या संगठन या राजनीतिक दल या मीडिया क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, क्यों लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है। निशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारगर्भित चर्चा हुई और आशा करेंगे कि इसी तरह की सारगर्भित चर्चा हम लोगों में होती रहे, ताकि कुछ लोग निगेटिव हो पॉजिटिव हो कमेंट देंगे, दिमाग तो चलाएंगे, कम से कम गालियां ही देंगे, क्या दिमाग तो हो रहा है चलाएंगे। ये पता चला। अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार।